जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन झारखंड में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपदा प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उसको लेकर के मैं आया हूं आप सभी के बीच। तो अगर आप लोग जेएसएससी सीजीएल का या फिर जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड आपदा प्रबंधित संबंधित जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सब कुछ बताने का प्रयत्न करूंगा, और साथ ही साथ कुछ कुछ अगर थ्योरी भी बनता है तो मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आगे चल कर के आपदा प्रबंधन से जुड़ी कोई भी चीज़ में आप लोगों को कठिनाई ना हो। ठीक है, तो इससे पहले कि दोस्तों मैं वीडियो को प्रारंभ करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग को दोस्तों वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है, निम्न में से कौन सा जो है प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। पहला नंबर ऑप्शन है दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट, दूसरा नंबर ऑप्शन है नाभिकीय विस्फोट, तीसरा नंबर है भूकंप, चौथा है चक्रवात। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट ये आपका प्राकृतिक आपदा है, भूकंप ये भी प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात ये भी आपका प्राकृतिक आपदा है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विस्फोट। तो नाभिकीय विस्फोट जो है दोस्तों ये आपका मानव जनित आपदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है मानव जनित आपदा है। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विस्फोट जो है ये आपका प्राकृतिक आपदा ना होकर के मानव जनित आपदा में आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आज का हम लोगों का, निम्न में से कौन सी मानव जनित आपदा का उदाहरण है। तो पहले उदाहरण नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में था दोस्तों कि निम्न में से कौन सा आपका प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि कौन सा मानव जनित आपदा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सुनामी, ऑप्शन नंबर बी है जैविक विकिरण, ऑप्शन नंबर सी है नाभिकीय विस्फोट, ऑप्शन नंबर डी है युद्ध। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जैविक विकिरण, नाभिकीय विस्फोट तथा युद्ध ये तीनों जो है ये तीनों आपका मानव जनित आपदा के उदाहरण है। ठीक है, ये तीनों। तो बचा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनामी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सुनामी जो है दोस्तों ये आपका प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, ये मानव जनित आपदा ना होकर के प्राकृतिक आपदा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आज का हमारा, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है। निम्न में से कौन सा पारिस्थिति की असंतुलन का प्रमुख कारण है? बाढ़, सूखा, युद्ध, इनमें से सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पारिस्थिति की असंतुलन का जो कारण है वो बाढ़ भी हो जाएगा, सूखा भी हो जाएगा, युद्ध भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आज का हमारा। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारत का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर सामान्य से लेकर अधिक तीव्रता वाला भूकंप संभावित क्षेत्र है। तो आप सभी को बताना है कि भारत का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर सामान्य से लेकर अधिक तीव्रता वाला भूकंप से प्रभावित संभावित क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 50.1, ऑप्शन नंबर बी है 53.6, ऑप्शन नंबर सी है 58.6, ऑप्शन नंबर डी है आपका 60.6। तो दोस्तों ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप सभी को पता है तो कृपया करके कमेंट करें, और आप लोग अगर नहीं पता है तो मैं तो आंसर बता ही दूंगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा भारत में 58.6%। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। 58.6% भूभाग सामान्य से लेकर अधिक तीव्रता वाला भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 58.6%। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आज का, भारत में लगभग डैश प्रतिशत भूभाग पर प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। तो आप सभी को बताना है कि भारत में लगभग कितना प्रतिशत भूभाग पर हर वर्ष बाढ़ प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में प्रतिवर्ष 12% भूभाग बाढ़ प्रभावित होता है। ठीक है, आप लोगों को याद रख लेना है, अगर भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूछा जाए तो 12% हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का लगभग कितना प्रतिशत कृषि योग्य भूमि क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है। तो आप सभी को बताना है कि भारत का जो है लगभग कितना प्रतिशत भूमि जो है, जो मतलब कृषि भूमि है, वो आपका सूखा संभावित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए है 62%,
ऑप्शन नंबर बी है 64%, ऑप्शन नंबर सी है 66%, ऑप्शन नंबर डी है 68%। तो इसका भी जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा भारत का 68% जो भूभाग है वो आपका कृषि योग्य भूमि तो है लेकिन सूखा संभावित क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड निम्न में से किस आपदा से अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोला जाए तो एक तरह से बहुत आसान प्रश्न भी है। आप सभी अगर जेएसएससी सीजीएल की जेएसएससी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और झारखंड को आप लोग अगर पढ़े हैं, झारखंड के आपदा प्रबंधन को अगर आप लोग पढ़े हैं तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग मतलब बिना ऑप्शन देखे भी आप लोग बता सकते हैं कि इसका जो आंसर ये होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, पहला नाभिकीय विकिरण, दूसरा खनन दुर्घटना, तीसरा जंगलों में आग, चौथा जो है भूकंप। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है झारखंड में खनन दुर्घटना बहुत देखने को मिलती है, जंगलों में आग की समस्या तो आए दिन देखने को मिलती है और भूकंप का भी जो दोस्तों प्रकोप है वो झारखंड में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो एकमात्र जो ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय विकिरण, इससे संबंधित आपदा अभी तक दोस्तों झारखंड में देखने को नहीं मिला है क्योंकि झारखंड में उतना बड़ा कोई नाभिकीय केंद्र स्थापित अभी तक नहीं हुआ है, जिस कारण से नाभिकीय विकिरण की जो समस्या है आपदा का वो अभी तक झारखंडियों को झेलने को नहीं मिला है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय विकिरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आज का हमारा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप सभी को बताना है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है। और ये एक आसान प्रश्न भी बोल सकता हूँ मैं इसको क्योंकि सभी को पता है कि जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग केंद्र है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आज का, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किस क्षेत्र में सामान्य से कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर गंभीर सूखा कहा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में मौसम विभाग के अनुसार अगर आपका 50% से कम वर्षा हुआ हो तो वो क्षेत्र को गंभीर सूखा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और योजना आयोग के अनुसार भारत में जून के मध्य से सितंबर के बीच में लगभग 4 सप्ताह तक अगर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो उसे सूखा क्षेत्र हम लोग कहते हैं। हम लोग मतलब ये मौसम विभाग कहती है, हम लोग तो मतलब बोलने का बात बोलें तो मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में दोस्तों अगर जून महीना के मध्य से लेकर के सितंबर के बीच में लगातार 4 सप्ताह तक आपका 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आज का। अगला प्रश्न है, देश में कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर क्षेत्र को सूखाग्रसित कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आप सभी को कहा कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को ही सूखाग्रसित क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जो 75% वाले मतलब मान लीजिए 75 सेंटीमीटर अगर वर्षा अगर कहीं पे होता है तो उसको सूखा नहीं कहा जाएगा, उसको भी सूखा में आंका जाएगा, लेकिन उससे अगर कम कहीं पे वर्षा होता है पूरे भारतवर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम अगर वर्षा का औसत रहता है तो उस पूरे क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 75 सेंटीमीटर। योजना आयोग के अनुसार अगर किसी क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो उसे सूखाग्रस्त कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे सूखा प्रभावित जिला कौन सा है। तो आप सभी को बताना है कि झारखंड का जो है सबसे सूखा प्रभावित जिला, ऑप्शन नंबर ए है आपका पलामू, ऑप्शन नंबर बी है पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर सी है कड़ोरमा, ऑप्शन नंबर डी है गुमला। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि झारखंड में जो सबसे अधिक सूखाग्रसित जिला है वो आपका हो जाएगा पलामू जिला। अगर उसके बाद बात किया जाए तो गढ़वा जिला, चतरा जिला, लातेहार जिला, लोहरदगा जिला। ठीक है, तो कुल दोस्तों झारखंड में सूखाग्रसित अगर जिलों की बात किया जाए तो
ये जो आपके 4 ज़िले 5 ज़िले मैंने अभी बताया, ये आपका सर्वाधिक सूखा क्षेत्र में आ जाएगा। और उसमें भी अगर आप लोगों को पूछा जाए कि सर्वाधिक सूखा ग्रसित जिला कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू जिला। ठीक है, पलामू जिला जो है दोस्तों ये सर्वाधिक सूखा में आता है। वहीं अगर बाढ़ की बात करें दोस्तों, तो राज्य में 11 कुल जिले ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं, जिसमें से दोस्तों गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़ सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को याद रख लेना है, झारखंड में कुल 11 जिले जो है बाढ़ प्रभावित जिले हैं, जिसमें से सर्वाधिक की अगर बात किया जाए तो गोड्डा, साहेबगंज, दुमका तथा पाकुड़ है। ठीक है, वहीं अगर दोस्तों झारखंड में जंगलों की आग की समस्या की बात करें, तो उसमें भी कुल जो है दोस्तों गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा तथा गुमला, ये जो ज़िले हैं दोस्तों, ये आपका जंगलों में आग की समस्या को झेलते हैं, जिस कारण से। और अगर सर्वाधिक पूछा जाए तो गढ़वा, पलामू, चतरा। ठीक है, और लाइटिंग की अगर बात करें दोस्तों, तो ये भी 9 ज़िले हैं। 9 ज़िले में पलामू हो जाएगा, चतरा हो जाएगा, लातेहार, कड़ोरमा, रांची, गिरिडीह जो है दोस्तों आपका सर्वाधिक लाइटनिंग के प्रभाव से गुजरते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद रख लेना है, लाइटनिंग में 9 जिला, जंगल में आग की समस्या में 9 जिला, आपका बाढ़ प्रभावित 11 जिला। ठीक है, ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं आज का। अगला प्रश्न है, सन डैश में राज्य के सभी जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है क्वेश्चन में। पूरा प्रश्न को ही मैं काट देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ कि किस वर्ष जो है झारखंड के सभी 24 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। तो आप सभी को बताना है कि किस वर्ष जो है झारखंड के सभी 24 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 2006, ऑप्शन नंबर बी है 2008, ऑप्शन नंबर बी है 2010, ऑप्शन नंबर सी है 2012। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 2010 में जो है झारखंड के सभी 24 जिलों को सूखाग्रसित घोषित किया गया था। वहीं दोस्तों अगर 2022 की बात करें, तो 2022 में जो है कुल आपका 22 जिलों को जो है सूखाग्रसित घोषित किया गया है। ठीक है, कुल 22 जिलों को। वहीं अगर आप लोगों से प्रखंड पूछा जाए, तो 226 प्रखंडों को सूखाग्रसित घोषित किया गया। आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि करंट डेटा है, पूछेगा। और जेएसएससी के सीजीएल हो, चाहे एक्साइज कांस्टेबल हो, चाहे आने वाली कोई भी वैकेंसी हो, उसमें आपको सूखा प्रभावित क्षेत्र से एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही। तो आप लोग याद कर लीजिए कि 2022 में 22 जिला, और कुल अगर प्रखंडों की बात करें तो 226, इसमें भी 22 है, इसमें भी 22 है, और 2022 भी है। ठीक है, ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आज का हमारा, राज्य के लगभग कितने जिले प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप सभी को बताया कि राज्य के जो है लगभग आपके 11 जिले माफ कीजिएगा बाढ़ से प्रभावित होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपका गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, ये जो 4 जिले हैं ये आपका सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। और उसके अलावा दोस्तों देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, गुमला और हजारीबाग जिला जो है ये भी आपका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो कुल जो 11 जिले हैं झारखंड के, वो बाढ़ प्रभावित जिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। राज्य के जंगलों में आग लगने की प्रमुख समस्या निम्न में से किस पेड़ के बीच घर्षण से होता है। तो आप सभी को बताना है कि राज्य की जो एक प्रमुख समस्या है जंगलों में आग लगना, वो किस पेड़ में दोस्तों घर्षण के कारण होता है। सागवान, महुआ, साल तथा महुआ। सागवान, महुआ, साल, ऑप्शन नंबर डी है साल तथा महुआ। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साल तथा महुआ। ठीक है, जंगलों में आग लगने का जो दोस्तों प्रमुख कारण है वो पतझड़ वनों की अधिकता, महुआ तथा साल के वन में दोस्तों जो है आपका महुआ का संग्रह तथा क्या नाम है आपका पर्यटन है। यह जो है दोस्तों घटना का मुख्य रूप से मार्च और अप्रैल महीना में ही देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों गर्मी चलता है, लुकलहरी चलता है, जिस टाइम पे जो पर्णपाती वन होते हैं उसको अपना पेड़ पत्ते जो है गिरा देते हैं और
हवा के कारण, तेज़ हवा के कारण, गर्मी के कारण पेड़ों में घर्षण होता है, जिस कारण से दोस्तों जंगलों में आग की जो समस्या है वो आपका मार्च अप्रैल महीना में ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आज का हमारा, झारखंड में डैश वनों की अधिकता के कारण जंगलों में आग लगती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड में जो है आर्द्र पर्णपाती वन जो है देखने को मिलते हैं, जिस कारण से जंगलों में आग लगती है। आर्द्र पर्णपाती वनों के कारण ही दोस्तों झारखंड में जो है मार्च अप्रैल महीना में जितने सारे पेड़ हैं वो अपने पत्ते गिरा देती है, और जिस कारण से दोस्तों गर्मी के चलते घर्षण होता है और उसी कारण से जंगल में आग लगती है। और झारखंड में हर वर्ष जंगल में जो है आग लगने की समस्या देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्द्र पर्णपाती जो वन है जिस कारण से झारखंड के जंगलों में आग की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य में किस जिले में जंगल में आग लगने की समस्या नहीं है। तो आप सभी को बताना है कि राज्य के किस जिले में जंगलों में जो है आग लगने की समस्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है चतरा, ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग, ऑप्शन नंबर सी सिमडेगा। तो दोस्तों चतरा, हजारीबाग, सिमडेगा में तीनों जिला में जो है आपका जंगलों में आग की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा, चतरा, हजारीबाग, सिमडेगा ये तीनों जिला में जंगलों में आग की समस्या देखने को मिलती है। परंतु दोस्तों रांची जिला जो है, यहाँ का मौसम आप सभी को पता है कि सदाबहार मौसम कहा जाता है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि जिस टाइम अंग्रेज़ का शासन चल रहा था, जिस टाइम हम लोग बिहार से अलग नहीं हुए थे, उस टाइम अंग्रेज़ सरकार द्वारा बिहार में 2 राजधानियाँ बनाई गई थी, एक पटना में, और जो शीतकालीन राजधानी है वो पटना में, और ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है दोस्तों वो रांची में बनाया गया था। क्योंकि रांची का मौसम जो है बहुत ही खुशनुमा रहता है, सदाबहार रहता है, हमेशा ठंडा का माहौल रहता है, जिस कारण से दोस्तों उस टाइम पे भी 2 राजधानियाँ थी, एक पटना में एक रांची में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि चूँकि रांची बहुत ही एक ठंडे प्रकार का जगह है, जिस कारण से यहाँ पे जंगलों में आग की समस्या भी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं आज का हमारा, राज्य में कितने जिले पतझड़ से प्रभावित हैं। आप सभी को बताना है कि राज्य में कितने जिले जो हैं आपका पतझड़ से प्रभावित हैं। 9 जिले, 11 जिले, 13 जिले, 15 जिले। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा, राज्य में कुल 9 जिले जो हैं ये आपका पतझड़ से प्रभावित है। ठीक है, आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, झरिया कोलफील्ड में किस वर्ष से आग लगी हुई है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप लोग झरिया, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ में रहते हैं तो आप सभी को पता होगा, झरिया जाते होंगे तो देखते हैं कि दिन हो चाहे रात हो, वहाँ पे ज़मीन के नीचे आग लगी हुई है और चारों तरफ से धुआं उठते रहता है और खनन दुर्घटनाएं भी आए दिन देखने को मिलती है। तो आप सभी को बताना है कि जो आग लगी है अंदर ये कब से लगी हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 1860, ऑप्शन नंबर बी है 1870, ऑप्शन नंबर सी है 1880, ऑप्शन नंबर डी है 1890। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1890। अगर किसी दोस्त को दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो कृपया करके मुझे बताने का प्रश्न करें, मतलब बताने का कष्ट करें, क्योंकि हमको लग रहा है इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपका 1990 हो जाएगा ना जी। 1890 थोड़ी ना होगा, हमको लगता है ये टाइपिंग एरर है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1990। ठीक है, और मैं भी इस प्रश्न पे श्योर नहीं हूँ, जिस कारण से मैं आप लोगों के बीच छोड़ रहा हूँ। अगर आप लोगों को पता है तो कृपया करके कमेंट में बताएं कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को मैं अभी छोड़ देता हूँ रिव्यू के लिए। इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को कमेंट में पिन कर दूंगा, और अगर आप सभी को भी पता है तो आप सभी भी कृपया करके ज़रूर इस प्रश्न का जो है सही आंसर कमेंट करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 1990 होगा। और यहाँ पे ऑप्शन में 1990 का कोई ऑप्शन ही नहीं है, सब 18 से पूछा गया है। 1860 है, 1870 है, 1880 है, 1890 है, तो 19 का कोई ऑप्शन ही नहीं है। और हमको जहाँ तक लग रहा है कि 1990 होगा। बाकी अगर आप लोगों को पता है तो कृपया करके कमेंट करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, होरिलाडी कोयला खान दुर्घटना कब हुआ था। ठीक है, तो आप सभी को पता है होरिलाडी जो एक कोलियारी क्षेत्र है वहाँ पे एक खनन दुर्घटना हुआ था, जो बहुत ही भयावह दुर्घटना था। तो ये बताना है आप लोगों को किस वर्ष हुआ था, 1983 में, 1985 में, 1987 में, 1989 में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा 1983 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होरिलाडी जो आपका खनन दुर्घटना है ये आपका 1983 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, लाल मटिया
कोयला खान दुर्घटना कब हुआ था? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप सभी को बताना है कि लाल मटिया कोयला खान दुर्घटना जो है किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 2012 में, ऑप्शन है 2014 में, ऑप्शन सी है 2016, ऑप्शन नंबर डी है आपका 2018। तो आप सभी को पता होना चाहिए, रिसेंट का घटना है। जो लाल मटिया खनन दुर्घटना है ये आपका 2016 में हुआ था, ठीक है। आप लोग याद रख लीजिएगा, 2016 में जो है लाल मटिया खनन दुर्घटना घटित हुआ था, ठीक है दोस्तों। खनन दुर्घटना से एक प्रश्न आप लोगों का बनेगा, आप लोग लिख के ले लीजिए। खनन दुर्घटना से एक प्रश्न आता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में मैंने देखा है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोग खनन दुर्घटना को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, कौन कौन वर्ष कहाँ कहाँ पे कब कब जो है खनन दुर्घटना घटित हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस फूल का संग्रह हाथियों के आक्रमण का एक प्रमुख कारण है? साल, महुआ, सेमल, गुलाब। तो आप सभी को बताना है कौन से फूल का जो है आपका संग्रह हाथियों द्वारा आक्रमण का एक प्रमुख कारण है, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों, ये आप सभी को पता है कि झारखंड के जंगलों में महुआ फूल का जो है संग्रह किया जाता है महुआ बनाने के लिए। आप सभी को पता है कि झारखंड का पेय पदार्थ है, प्रमुख पेय पदार्थ में से आता है महुआ, जिस कारण से महुआ के फूल को एकत्रित किया जाता है। और इसी कारण से दोस्तों झारखंड में हाथियों का जो आक्रमण है वो अधिकतर देखने को मिलता है, क्योंकि जंगल में औरतें जाती है, जंगल में इंसान जाता है, जंगल में बच्चे, बुजुर्ग, लड़का कोई भी जाता है फूल को इकट्ठा करने के लिए जंगल के बीचों बीच। और उसी क्रम में दोस्तों हाथियों के द्वारा जो है आक्रमण किया जाता है। और इसी कारण से दोस्तों अधिकतर जो है झारखंड में हाथियों के जो आक्रमण की संख्या है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आज का हमारा दोस्तों, और आखिरी प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयत्न करें। भारत में प्रतिवर्ष हाथियों के आक्रमण से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या 300 है। देखिए ये प्रश्न से आप लोगों का दो प्रश्न बन रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत में प्रतिवर्ष हाथियों के आक्रमण से मरने की संख्या कितनी है, तो आप लोग बता सकते हैं कि भारत में जो है 300 है, ठीक है। 300 व्यक्ति प्रतिवर्ष हाथियों की चपेट में आकर के उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जबकि झारखंड में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है? तो आप सभी को बताना है कि जो झारखंड में मरने वाले व्यक्ति है उसकी संख्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 108, ऑप्शन नंबर बी है 140, ऑप्शन नंबर डी है 180, ऑप्शन नंबर सी है 230। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रतिवर्ष जो है भारत में 300 व्यक्तियों की मृत्यु होती है, जिसमें से दोस्तों 108 जो है आपका झारखंडी हो है, ठीक है। याद रख लीजिएगा 108 जो है ये 300 में से दोस्तों 108 जो है झारखंडियों की जान जाती है, ठीक है। आप सभी याद रख लीजिएगा कि प्रतिवर्ष झारखंड से मरने वाले की संख्या 108 है। हाथियों के आक्रमण से जो व्यक्तियों की जाने जाती है वो 108 है, ठीक है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, इस पे कुछ कड़ी कदम उठानी चाहिए, ताकि जो प्रतिवर्ष इतनी मृत्युएं हो रही है वन विभाग को चाहे आपदा प्रबंधन विभाग को इस पे कड़े कदम उठाने चाहिए। क्योंकि दोस्तों दोनों झारखंड के लिए ज़रूरी है, हाथी भी ज़रूरी है, इंसान भी ज़रूरी है, और दोनों का संरक्षण करना ही सरकार की जिम्मेवारी है। तो सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए। खैर इस पे किसी दिन और बात करेंगे दोस्तों। आप सभी को कमेंट पे बताना है कि सेशन कैसा लगा, क्योंकि चूँकि दोस्तों मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, मैं आप सभी के जैसा एक स्टूडेंट हूँ, और आप सभी के बीच वीडियो लाने का मकसद मेरा यही रहता है कि मेरा भी दोस्तों रिवीजन हो जाता है, ठीक है। मैं पहले दिन जो पढ़ता हूँ दूसरे दिन उसका वीडियो बना करके आप लोगों के बीच लेकर के आता हूँ, ताकि मेरा पढ़ाई के साथ साथ मेरा रिवीजन भी हो जाता है और आप लोगों को भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मिल जाता है देखने को, तो जिस कारण से मैं वीडियो बनाता हूं। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर दें और एक अच्छी सी कमेंट करें, और कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताएं कि मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जोहार, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी तैयारी करते रहें और अच्छे से तैयारी करें, ताकि CGL में दोस्तों एक सीट आप लोगों का पक्का हो जाए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जोहार।